2.5 लाख किलोमीटर वेंटो ने इतने मिथ्स तोड़े हैं रिलायबिलिटी के, ओनरशिप जो है कॉस्ट्स के, और जो बाकी वीडियो 3-4 आई हैं जिसमें टेक्निकल डिटेल्स जो मनीष जी ने फैक्चुअली शेयर किए हैं उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। एक चीज़ आप याद रखिए व्यूअर्स, अगर कोई चैनल पे पहली बार आ रहा है, वी आर नॉट ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट। यस ये साइंस बैकग्राउंड से है। मैं वेब डेवलपमेंट की अपनी कंपनी चला रहा हूँ। 4 गाड़ियाँ VW की मैं यूज़ करता हूँ, 3-4 गाड़ियाँ ही जो है मनीष जी यूज़ करते हैं, जिसमें स्कोडा की भी यूज़ करते हैं। एक स्कोडा की गाड़ी मेरे पास भी है। इस चैनल का प्राइम मकसद है कि यार जो हमारा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और इसमें अकेली हम VW की बात नहीं करते। इसमें अगर होंडा की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, उनकी रिलायबिलिटी, उनका 1.5, उसकी बात भी होती है। अगर फोर्ड जैसा ब्रांड चला गया उस चीज़ को लेके भी हमारी चिंता रहती है कि इतना अच्छा ब्रांड इंडिया से चला गया। पुंटो जैसी गाड़ी अगर आज नहीं है उसकी भी हमें दुख होता है। और अगर कुछ यहाँ पे ब्रांड्स अच्छी गाड़ियाँ दे रहे हैं, अगर मारुति एस क्रॉस सबसे अच्छी गाड़ी उनकी बन के आ रही थी वो अपनी। तो मनीष जी 2 क्वेश्चन हो गए हैं जी, ठीक है। आई एम श्योर के लेंथी होगा बट पीपल मस्ट बी लविंग इट। यस। तीसरा क्वेश्चन, जो VAG ग्रुप में अभी 2.0 में 2 इंजन्स ये दे रहे हैं, 1.0 1.5, जिसकी लोगों को एक तो थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देके लोग 1.5 की तरफ जाते हैं जिनका बजट भी होता है। जी, डिफरेंस क्या है दोनों में? अब सर क्या होता है कि जो मैंने आपको एक पहले फ्रेज बोला था, नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, वो इसलिए था क्योंकि टेक्नोलॉजी की लेवल प्लेइंग फील्ड वो नहीं बनती नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो की। बट जब बात ही हम टर्बो की कर रहे हैं, अब जब है ही दोनों टर्बो इंजन, अब ऑब्वियसली उसमें 1.0 टर्बो और 1.5 टर्बो या 2.0 1.8 हायर जितने जाते रहेंगे। नेचुरल एस्पिरेटेड अगर 2 इंजन है, एक कम डिस्प्लेसमेंट का ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा पावर देगा। बट अगर टर्बो इंजन एक अगर 1.0 है, एक 1.5 है, सो सर ऑब्वियसली बात है कि 1.5 की पुलिंग पावर और उसकी पावर डिलीवरी और उसको एडिशनल सीसी का एडवांटेज ज़्यादा रहेगा। हाँ, दोनों की वर्किंग सेम रहेगी, कंपोनेंट सेम रहेंगे, वो कोई फर्क नहीं होता। एक एक्स्ट्रा सिलेंडर जुड़ जाता है उसमें, जो आपका 1.0 है, आपका TSI है, वो 3 सिलेंडर है। जो आपका 1.5 TSI EVO है वो आपका 4 सिलेंडर है। अब इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आता है, कई लोग अब TSI में भी आप आ गए 1.0 में, अब उसमें कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं आपको 3 सिलेंडर इंजन को लेना है ना। कई लोग इसलिए डरते हैं कि अच्छा यार 3 सिलेंडर इंजन रिफाइंड नहीं होता, क्लैटर करता है, उसका थंप होता है, और जो बाकी कंपनी के सेल्समैन है वो भी यही कहकर बोलते हैं, लाइफ का भी डराते हैं। वो मैं आपको उस पर आऊँगा, मैं उसमें क्या है कि उसमें लाइफ का भी डराते हैं। और जो बोला जाता है कि जो 1.5 इंजन है तो वो जी आपका 4 सिलेंडर हाइब्रिड है। बट मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो अभी हाइब्रिड अभी जो SUV 2 लॉन्च हुई हैं या कुछ भी हैं, तो वो 1.5 वो 3 सिलेंडर इंजन ही है। हाँ, 3 सिलेंडर है वो, बिल्कुल। वो जाती 20 लाख से ऊपर है, बट 3 सिलेंडर वो 3 सिलेंडर है। बट अगर जो सबसे अच्छा IV टेक इंजन है वो 4 सिलेंडर है। मैं आपको थोड़ा सा 3 सिलेंडर इंजन का बोलना चाहूँगा, और इस वीडियो के बाद आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जो लोग, एक तो पहले बात है 1.0 की डिस्प्लेसमेंट देखकर डर गए, उनका हमने डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। तो अब जो 3 सिलेंडर में लोग फंस जाते हैं, उसका मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि सर जो भी मैन्युफैक्चरर है जब भी एक इंजन बनाता है उसके ऊपर एक्सटेंसिव R&D होती है, ठीक है। 3 सिलेंडर में सर क्या होता है कि अगर हम आज से 10 साल पहले की जो साइंस थी, जहाँ जो साल पहले की जो इंजन बनाने की जो इसकी क्षमता थी नेचुरल एस्पिरेटेड में, उसमें ये होता था कि एक नेचुरल इनहेरिटेड इम्बैलेंस होता है 3 सिलेंडर में। वो क्यों होता है कि एक 4 सिलेंडर में जो इंजन होते हैं, तो जो पिस्टन्स चल रहे होते हैं 2 और 2 टोटल 4 होते हैं, तो अगर 2 पिस्टन ऊपर हैं तो 2 पिस्टन नीचे रहेंगे। ऐसे काम करता है। मतलब कि जो जिनको थोड़ा बहुत टेक्निकली पता होगा तो सीधी सी बात है सर, इस इंजन में होता क्या ब्लास्ट होता है, वो पिस्टन ऊपर नीचे चलते हैं। अगर एक ऊपर है दूसरा नीचे, TDC BDC एक टॉप डेड बॉटम डेड पोजीशंस होती हैं। तो जो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल हैं उनको वो समझ आएंगे। तो सर जो वो बैलेंस नेचुरली बैलेंस्ड होते हैं 4 सिलेंडर इंजन या इवन नंबर ऑफ सिलेंडर में वो इंजन नेचुरली बैलेंस्ड होता है, ठीक है। वो चाहे 6 सिलेंडर हो, चाहे V8 हो, V12 हो, W सीरीज की हो, जहाँ वो 4 सिलेंडर हो इनलाइन या 3 सिलेंडर हो। ये थी बात अगर हम 10-15 साल पहले करते। तो अभी जो 3 आप देख पा रहे होंगे, जो मर्सिडीज में जो आपकी CDI सीरीज आती है वो 5 सिलेंडर इनलाइन है इंजन।
5 अब देखिए 5 सिलेंडर है। जो सैंगयोंग का रेक्सटन है, जहाँ बड़े इंजन आते हैं, जो आपकी जो इसूजू में भी आता है, वो अपने 5 सिलेंडर है। अच्छा, 5 सिलेंडर है। इसूजू में 5 सिलेंडर इंजन है। 5, हाँ, जो यहाँ पे आई थिंक डी मैक्स में 5 सिलेंडर इंजन है। तो मैं ना प्लीज व्यूअर से फ्रेंड मत होना, मैं आपको बता दूंगा बहुत सारे ऑलरेडी इंजन, मतलब ये तो 3 या 4 सिलेंडर छोटे इंजन हो गए ना, तो काफी सारे जो बड़े डीजल इंजन है, मेरे को ना पता नहीं फोर्ड का था, कोई है 5 सिलेंडर इंजन। हम ना थोड़ा सा बीच में इसी वीडियो में आप डाल देना, उसमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बड़े इंजन 5 सिलेंडर भी हैं, तो जिसमें कि सर वॉल्वो का जो आपका है इंजन, वो भी 5 सिलेंडर है। तो इसमें जो मेरा क्वेश्चन बेसिकली है, हाँ 3 सिलेंडर इंजन में बात कर रहा था। 1.0 1.5 में डिफरेंस का मेरा प्रश्न ये था, किसको 1.0 लेना चाहिए, किसको 1.5। ठीक है, तो 1.0 में पहली बात है, जो 3 सिलेंडर में डरने की इसलिए की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जो नेचुरली बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग शाफ्ट लगाई जाती है। ओके, 4th सिलेंडर जितना ही वेट अलग से शाफ्ट में लगाया जाता है, उससे सिलेंडर बैलेंस हो जाता है। अरे आप कह रहे हो वो चीज वो नहीं है ओके इन TSI इंजन में। टू गुड, आई डिडंट नो। हाँ, जो 1.2 TDI इंजन भी था ना, उसमें भी बैलेंसिंग शाफ्ट लगी हुई थी क्रैंक शाफ्ट के साथ में, तो वो उतने ही वेट का, जो उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है 3 पिस्टन चल रहे हैं, बट उसको काउंटर करने के लिए बैलेंसिंग शाफ्ट एक लगाई जाती है, ताकि उसको बैलेंस करने के लिए, हाँ थोड़ा सा एक आइडल पर थोड़ा सा थंप, थोड़ा सा जरूरत है, बट इंजन डिसबैलेंस नहीं है, उसकी लाइफ का कोई इशू नहीं है। अगर 4 सिलेंडर इंजन 5 लाख किलोमीटर चला है तो 3 सिलेंडर भी चलेगा। तो जो आपको मैंने बात बताई है, आप कम डिस्प्लेसमेंट देकर मत छोड़िए, आप उसको 3 सिलेंडर या ऑड मत छोड़िए, बिल्कुल इररिलेवेंट चीज है। कोई भी मैन्युफैक्चरर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो एक ऐसी चीज निकालेगा कि एक पैरिटी ना बने, लाइफ की पैरिटी ना बने। वो चाहे GDI इंजन है, हुंडई भी दे रही है, वो 3 सिलेंडर है, वरना में आ रहा है, काफी आ रहा है, 5 सिलेंडर बड़े इंजन भी आ रहे हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वेल बैलेंस्ड है, ठीक है। हाँ, साइंटिफिकली ऑब्वियसली इवन नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज बेटर, बट इट डजंट मीन कि ऑड नंबर कॉन्फ़िगरेशन इज बैड। उसको काउंटर कर लिया गया है अगेन साइंस से और फिजिक्स से, उसको नथिंग टू वरी। अब आपका जो पॉइंट है 1.0 किसको लेना है, 1.5 किसको लेना है, ऐसा है सर कि स्पिरिटेड ड्राइविंग, नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में 1.0 इंजन इज डूइंग अ डिसेंट, मोर देन इनफ प्रैक्टिकल एंड डायनामिक जॉब। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे आप हाईवे क्रूजिंग कर रहे हो, अर्बन क्रूजिंग कर रहे हो, आप चाहे अनइवन टेरेन पे हो, हिल एरियाज पर हो, चाहे आपको एक्सीलरेशन चाहिए, एंथुसियास्ट चाहिए, तो जो 1 इंजन है, इट्स मोर देन इनफ एंड इवन मोर गुड देन 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। इट्स डूइंग अ परफेक्ट वंडरफुल जॉब विच इज असाइंड, राइट। सो पहली बात है कि आप 1.0 TSI इंजन को मत छोड़िए कि छोटा इंजन है, परफॉर्मेंस कम होगी। मैंने बता दिया रीज़न। मोर देन 90% ऑफ द बायर, प्रैक्टिकल बायर, जिन्होंने एक गाड़ी चलानी है, जिनको परफॉर्मेंस भी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, जिनको बजट का भी देखना है, जहाँ अगर आपको नीचे बेस मॉडल जो 12-13 लाख में आ रहा है, तो आप 1.0, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा आप रेट नहीं करेंगे, आप अंडर पावर नहीं फील करेंगे। अब 1.5 किन के लिए है और किन को लेना है। ऑब्वियसली सर 500 सीसी ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट, 150 bhp भी है आपके पास, अराउंड 75 Nm का टॉर्क भी एक्स्ट्रा है, फिर आपके पास 250 Nm के अराउंड टॉर्क है और 150 bhp है। ऑब्वियसली 1.5 लीटर उनके लिए है जिनको एक्स्ट्रा पंच चाहिए, जो एंथुसियास्ट हैं, जिनको रेव करना अच्छा लगता है, जिनको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए। बट यस, 1.5 इज वे लीग ahead of its own in the sake of performance, inline acceleration, बहुत अच्छा है, इनकम्पेरेबल है। कोई मार्केट में मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर 1.5 TSI के बराबर रेव हैप्पी इंजन है, मतलब कि वो पागल करने वाला इंजन है, मतलब कि अगर आप उसमें बैठेंगे तो वो अलग लेवल पर उसका थ्रिल है। बट अगेन कि जो 1.0 इंजन है मास ऑडियंस, मास लोगों के लिए एक नॉर्मल, वो भी रेव करता है अच्छे से, वो भी अच्छी पावर डिलीवरी करता है, वो भी ड्रैग कर सकता है, वो भी आपको स्पिरिटेड ड्राइविंग दे सकता है। बात सर इतनी ही है कि जो एक नेचुरल एडवांटेज ऑफ एडिशनल 500 सीसीज और एडिशनल हॉर्सेज, एडिशनल Nm टॉर्क, वो 1.5 पर रहेगा। बट जिनका बजट कम है, जहाँ जिनकी नॉर्मल ड्राइविंग है, स्पिरिटेड ड्राइविंग है, जो ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते, जिनको इंजन को रेव करने की नहीं है, जो रेड लाइनिंग नहीं करते, जो एंथुसियास्ट नहीं हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा मेजर चंक जो है दे मे एंड दे शुड दे मस्ट गो फॉर 1.0 TSI इंजन हैप्पीली एंड विद ओपन हार्ट. ओके. नथिंग टू वरी, यू विल नॉट रिग्रेट. पोलो GT TSI में वो इंजन क्या कर रहा है सभी को पता है जी. बहुत बहुत बड़े बड़े इंजन को उसने धूल चटाई है. बिल्कुल सही. तो उससे भी ज़्यादा ये 115 bhp पावर दे रहा है, टॉर्क भी अच्छा दे रहा है, कम आरपीएम पे दे रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल. हाँ, इसमें सर आपको एक 1.0 इंजन का एडवांटेज बताता हूँ जी. 1.0 जो TSI इंजन है उसका पावर बैंड 1.5 TSI इंजन से भी अच्छा है. अच्छा, उसका टॉर्क बता दीजिए कितना. उसका मैं बताता हूँ सर. जो 1.0 इंजन जो TSI इंजन है वो जो अपना 178 Nm का जो टॉर्क निकाल रहा है 1715 आरपीएम से 4400 आरपीएम तक जो निकाल रहा है, जिसकी की टॉर्क की जो कर्व है, जो उसकी पावर बैंड है वो 2750 आरपीएम की है. 1.5 उससे कम आरपीएम पर ऑब्वियसली अब एडिशनल सीसी है 1600 आरपीएम से निकालेगा, बट वो जाता है 3500 आरपीएम पर. मतलब कि हाई आरपीएम पर छोटा इंजन. अब फोक्सवैगन ने इसको कैसे बैलेंस किया कि कोई नाराज ना हो. टॉर्क अब बैंड छोटे आप yes, कह रहे हो कि 1.5 का 1600 से लेके 3500 तक का है. ओके. टॉर्क बैंड जो है 1900 आरपीएम. अगर हम 3500 माइनस 1600 करें 1900 और उसका आपने बोला 2750 4500 आरपीएम तक. मतलब सर अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 स्लगिश है, उसके पास एडिशनल BHP है, एडिशनल टॉर्क है, वो उसको बैलेंस कर लेगा हाई आरपीएम पर अपनी मसल पावर से. जी बिल्कुल. पुलिंग पावर. इसके पास मसल पावर नहीं है. इसको फोक्सवैगन ने टेक्नोलॉजी से और फ्यूल प्रेशर से बैलेंस कर दिया. इसके टॉर्क को 4400 आरपीएम से लेकर जाकर, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. फोक्सवैगन ने बोला कि इसकी अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो इसका आप टॉर्क करो आगे ले जाइए जी. इसके पास अगर डिस्प्लेसमेंट कम है इसका आगे ले जाइए. तो जो 1.5 के पास एडिशनल एडवांटेज है सीसी का, वो अपने एडवांटेज पर खेलेगा हाई आरपीएम पर जी. 1.0 के पास जो सीसी का एडवांटेज नहीं है उसको इंड्यूस करेगी टेक्नोलॉजी. ओके. टर्बो चार्जिंग. ओके. मेन कथन कहने का मतलब है जो रेड लाइन पर जैसे परफॉर्म एक 250 Nm इंजन करेगा या 150 bhp करेगा, वैसे ही अपने पोटेंशियल और अपनी जो उसकी रेटिंग है टॉर्क की और पावर की, वो 1.0 भी वैसे ही करेगा. अगर वो अच्छे से रेड लाइन मारेगा 5-6 हज़ार आरपीएम पर तो 1.0 भी बराबर मारेगा, हैप्पीली मारेगा. और किक इन द पैंट फीलिंग और पीपल विड लव टू लाइक फ्लोर द मेटल टू द एक्सेलरेशन. अगले कुछ क्वेश्चंस में आऊं. श्योर. मेरे 2 क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट. जी. ठीक है. पहला क्वेश्चन मुझे लगता है मैं पहले आपसे वही पूछ लेता हूँ. पहला क्वेश्चन है 1.0 के साथ जो ऑटोमेटिक दे रहे हैं जी. उसमें टॉर्क कन्वर्टर दे रहे हैं Torque 6 converter, स्पीड yes. एशियन का टोयोटा. Yes. दूसरे में 7 स्पीड DSG ड्राई क्लच DQ 200 Yes. DSG जिसको Yes. फेमस है ना अपना 1.5 के साथ. ये पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, कौन सा ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए और ट्रैफिक में, खास करके अगर कोई सिटी ट्रैफिक में है हाईवे पे, वो आप बताइएगा. दूसरा क्वेश्चन भी मेरा आएगा जी. माइलेज को लेके कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट की है कि 1.0 की शहर में माइलेज 6-7 के आसपास रह जाती है. मैंने दोस्तों ये एक्सपीरियंस किया है कि स्लाविया में मुझे 8 से कम कभी नहीं मिली बम्पर टू बम्पर. और अभी 5000 किलोमीटर जब मैंने बैरियर क्रॉस किया है तो उसकी सिटी में भी 10-11 है बिजी ट्रैफिक में, 13 तक चली जाती है बिजी ट्रैफिक में भी, और हाईवे पे इसकी 16 प्लस है. जब आप इसको क्रूज कंट्रोल के साथ 80-90 पे चलाते हो तो 20 प्लस मिलती है. एक तो माइलेज का कंसर्न है, दूसरा टॉर्क कन्वर्टर में और DSG में क्या प्रेफर मैं करें? आपको बताता हूँ. एक्चुअली जब DSG की बात होती है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है और फोक्सवैगन के जो पास्ट कस्टमर्स रहे हैं, अभी जो सोच रहे हैं, जो आने वाले होंगे, उनके इम्फेक्ट में जो DSG के बारे में जो भी, मैं मिथ्स नहीं बोलूँगा, हाँ दिक्कतें हैं सर. बोथ कॉइन्स के होते हैं. बिल्कुल. शेड फेसेस होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. अब बुरों आपको अब 10 में से आपके राइट टिक बॉक्सेस 8 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, वो आपकी प्रेफरेंस को चाहिए. अब इसमें बात ये निकल कर आई थी जो हमने पहले बात की है 1.5 वर्सेस 1.0. अब इंजन की पावर के हिसाब से तो आप 1.0 भी ले लेंगे, रिग्रेट नहीं करेंगे, यू विल बी मोर देन हैप्पी. आपको अगर स्पिरिटेड ड्राइविंग चाहिए, जो यंग हैं, जहाँ जिनको एक्सेलरेशन चाहिए, जिनको दिखाना है, जहाँ एक्स्ट्रा मसल पावर चाहिए, तो दे शुड गो फॉर 1.5. हाँ, मैं 1.5 लेता क्योंकि आप उसका टेस्ट लग है. ऑब्वियसली सर वो अपनी अलग लीग में है, तो मैं ये तो कह ही नहीं सकता ना कि 1.0 बेटर है. 1.0 इज इक्वली गुड डूइंग इट्स जॉब, बट 1.5 इज मोर पोटेंट. ठीक है. नाउ द थिंग इज की we are talking about engines like from 1.0 TSI and 1.5.
अब इसके साथ में सर दो चीज़ें भी साथ में और निकल के आती हैं ट्रांसमिशन की ना। अब 3 ट्रांसमिशन ऑफर्ड हैं, आपका मैनुअल हो गया, मैनुअल आपको सिर्फ 1.0 TSI में मिलेगा आपको। फिलहाल वर्टूस में आपको 1.5 के साथ में आपको मैनुअल नहीं दिया जा रहा। सिर्फ वर्टूस में नहीं है, बाकी तीनों गाड़ियों में है। बाकी आपको, हाँ, आपको स्लाविया में है। अब जिसको अब सर, अब जो एंथुसियास्ट, प्योर एंथुसियास्ट है, जिसको कमांड और कंट्रोल चाहिए, अब मैनुअल चाहिए, सर वो स्लाविया ले ले आराम से। 1.5 आप स्लाविया ले लीजिए। कुछ टाइगून में भी 1.5 मैनुअल आ रहे हैं आई गेस। सर टाइगून का मुझे लगता नहीं है, नहीं मेरे ख्याल से नहीं आ रहा, वो अब मैनुअल नहीं दे रहे 1.5 साल Volkswagen नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। अच्छा, आपके पास स्लाविया में ऑप्शन है। ओके। अब सर देखिए, आपने इंजन भी पिक कर लिया, तो अब आ गई बात सर ट्रांसमिशन की। थोड़ा सा ग्रे एरिया है, ठीक है, इस पर एक अलग से टॉपिक बनेगा और मैं सुंदर जी से कहूँगा कि इसकी अलग वीडियो हम DSG पर जो बात करने जा रहे हैं। सर देखिए, वर्ल्ड वाइड जो DSG गियरबॉक्स है, इनका पायोनियर रहा है सर। मैं पहले तो ये कह दूंगा कि इसके जैसा गियरबॉक्स तो आज तक नहीं है किसी के पास में ना। ये एक अपने बेंचमार्क है सर, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये वॉल्व नहीं होता, इसके रिलायबिलिटी इशूज हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि DSG गियरबॉक्स है क्या। सर DSG गियरबॉक्स जो होता है एक तरह से मैनुअल गियरबॉक्स होता है, बट विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 3 कंपोनेंट्स सर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो DSG में अब जैसे 6 स्पीड या 7 स्पीड आता है, नंबर ऑफ गियर ज़्यादा रहते हैं, गियर रेशोज अच्छे से रहती हैं, ठीक है। तो सर इसमें जो DSG गियरबॉक्स है, इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो ब्रेन है, अब सीधी सी बात है, ऑटोमेटिक है तो उसका ब्रेन भी होगा, दैट इज मैकाट्रॉनिक यूनिट, विच इज़ अ ब्रेन ऑफ विच इज़ कंट्रोलिंग द होल ट्रांसमिशन प्रोसेस, दैट इज मैकाट्रॉनिक यूनिट। तो उसके साथ में अब हैं क्लचेस। देखिए सर, मैनुअल गियरबॉक्स में भी क्लचेस होते हैं, टॉर्क कन्वर्टर अपने हिसाब से फ्लूइड्स पे काम करता है। तो DSG में 2 क्लच रहते हैं, जो जैसे कि ड्यूल क्लच, ट्विन क्लच। तो उसमें 2 क्लचेस का नाम होता है K1 एंड K2। अच्छा, हाँ, इनके नाम है। तो सर सीधा सा फंडा है, जो ऑड नंबर ऑफ गियर्स है 1, 3, 5 एंड 7, उसको K1 या आई थिंक K2, अभी मुझे ये नहीं पता, ऑड को K1 संभाल रहा होता है, इवन को K2, 2, 4 एंड 6 को संभाल रहा है। हाँ सर, 2 क्लच पैक्स होते हैं उसमें आपके फ्लाईव्हील के साथ में लगे हुए, उनको कंट्रोल करता है मैकाट्रॉनिक यूनिट। और फ्लाईव्हील जो है, अब फ्लाईव्हील का आपको पता है ड्यूल मास का काम क्या होता है, एक तो इंजन का जर्क लेता है, स्मूथ करता है, और जो टॉर्शनल रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस भी हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, उसको कंट्रोल और एब्जॉर्ब करता है। तो फ्लाईव्हील का ये काम होता है। एक तो लिंक होता है फ्लाईव्हील आपकी ड्राइव शाफ्ट में और इंजन के पावर को ट्रांसफर करने के लिए, मिडल मैन है वो। सर जो अब DQ250 पर बात करने का है नहीं, क्योंकि वो 6 स्पीड तो आता नहीं था, क्योंकि DQ200 मार्केट में रहा है, उसने बहुत तंग किया लोगों को। क्यों तंग किया है मैं उस पर बात करूंगा। अब भी DQ200 ही आ रहा है आपके वर्टूस में और स्लाविया में, सभी में 1.5 के साथ में DQ200 आ रहा है सर। बहुत सारे इस वीडियो के बाद सर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस और क्यूरीज क्लियर हो जाएंगे, किनको लेना है किनको नहीं लेना जी। सर अब DSG की वर्किंग बता दी, उसके USPs ये हैं कि लाइटनिंग क्विक, एक्सपीरियंस लाइक नो अदर, लीग ऑफ इट्स ओन, एफिशिएंट इसलिए सर क्योंकि उसको जल्दी रहती है कि मैं टॉप गियर में पहुंचूं। उसकी पावर की जो आपकी ट्रांसमिशन है, जहाँ वो जिस हिसाब से वो वेक्टरिंग करता है पावर की, तो कोई गियरबॉक्स उस हिसाब से वो कर ही नहीं सकता। आप कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है, और लाइक फास्ट नहीं है, उसकी डाउन शिफ्टिंग, उसकी अप शिफ्टिंग पता भी नहीं चलता, वो तो सर पता ही नहीं चलता ना, आपको बस सामने देख के पता चलता है, इतना सीमलेस है वो। आई थिंक 300 ऑफ सेकंड में लाइटनिंग क्विक वो काम करता है। देखिए उसकी वर्किंग पर तो कोई सवाल ही नहीं है ना। अब सर जो ग्रे एरिया है, जो मेरे को बात करने पर भी थोड़ा सा वो हो रहा है, काफ़ी व्यूवर्स ने इसके ऊपर पूछा है कि DQ200 पर बात करिए, तो अब टाइम आ गया सर, हम मेन चीज़ पर बात करनी है। पहले बात है सर, Volkswagen का हमें DSG का समझना पड़ेगा। इनके वर्जन्स वेरिएंट्स होते हैं, है ना, काफ़ी सारे आते हैं। हर एक कंपनी एक चीज़ बनाती है, अलग अलग बनाती है। इन्होंने जैसे DQ200 बनाया, फिर DQ250 बनाया, DQ380 बनाया, 381 बनाया, DQ500 बनाया। अलग अलग गाड़ियाँ एज़ पर द साइज़, एज़ पर द इंजन, एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स और एज़ पर द वो लगाए जाते हैं, उस हिसाब से वो दिए जाते हैं। अब इनकी कॉस्ट भी अलग अलग रहती है, रिक्वायरमेंट हिसाब से ही लगाया जाता है, ठीक है। इंडिया में जो अभी जो मास मार्केट के लिए जो DSG दिया गया वो था DQ200। अब सर ये DQ200 जो 7 स्पीड है, ये हम इस पर बात करेंगे। 250 जो था वो जो जेटा साथ में आता था, उस पर हम बात इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है, वो रिलायबल था सर, वो वेट क्लच था। वेट क्लच में क्या होता है, क्लच पैक जो होते हैं वो आपके गियर ऑयल में डूबे होते हैं, जो ईस्टर बेस्ड जो इसका गियर ऑयल होता है उसमें डूबे होते हैं, चेंज भी होता है वो। ये ड्राई क्लच है। अब हम उसमें नहीं जाएंगे कि वो
उसके पास वेट होने का एडवांटेज है या इसके ड्राई होने का डिसएडवांटेज, हम टेक्निकल नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर क्लास फिर अलग हो जाएगी, उसकी अलग वीडियो हम सर बात करेंगे डीएसजी के ऊपर ना, कंसर्न्स क्या थे, क्या फोक्सवैगन ने काम किया, लेमैन टेक्निकल में समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जिनको डीक्यू के डीएसजी के बारे में सुनना अच्छा लगता है वो एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और लास्ट में आप अच्छे से आप इसको डिसीजन ले पाएंगे। सर देखिए, अब जो DSG 200 है उसकी स्पेसिफिकेशन पर बात करूं, ये एक वेट क्लच रहा है। वेट क्लच का मतलब ये है कि इसके जो क्लच पैक्स हैं वो कूल्ड और रेडिएटेड बाय एयर हैं, ठीक है। इसमें जो ईस्टर बेस्ड जो ऑयल है वो नहीं पड़ता, चेंज नहीं होता, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें जो आपका फ्लाई व्हील है, तो जितने भी जो जब से इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसकी जो टॉर्क हैंडलिंग कैपेसिटी है, अगर हम स्पेसिफिकेशन निकालें तो वो है 250 Nm। अच्छा। सर जो मैनुअल गाड़ियां होती हैं उनमें एक तो ECU बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, हाँ जी। एक होता है BCM, बोर्ड कंट्रोल मॉड्यूल, मतलब कि जो डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर्स हैं जो गाड़ी में आपकी पोलो वेंटो में और सभी गाड़ी में काम करता है। ECU मेन चीजें संभालता है, इंजन को और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को, और BCM को काम दे दिया कि आप गाड़ी के इंटीरियर पे इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो सप्लीमेंटेड है उन पर आप ध्यान दो। जो DSG के साथ में एक चीज और जुड़ जाती है, वो आता है TCU, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट। अच्छा, वो सेपरेट तीसरा आता है, थर्ड ब्रेन आता है इसका, TCU आता है। तो जो TCU है इसका, जो जिसकी मैप होता है, मैप क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम होता है जो मैप जिसको हम बोलते हैं, रीमैपिंग भी निकल के आते हैं, रीमैपिंग पर भी हम बात करेंगे, जो एंथुसियास्ट हैं वो करेंगे, हम बहुत एक्सटेंसिवली इसके ऊपर टॉपिक बनाएंगे। तो सर क्या होता है कि TCU में, अब ECU में प्रोग्रामिंग होती है इंजन की पावर, जो इंजन की आप कब टर्बो खुलना है, कब कितनी RPM पर फ्यूल फेंकना है, वो काम लेता है ECU। ट्रांसमिशन का जो TCU है वो डिसाइड करता है कि मुझे किस RPM पर, बेस्ड ऑन द लोड, RPM, स्पीड, वो कब मैंने कौन सा गियर डालना है। वो मैकाट्रॉनिक और TCU मिलकर काम करते हैं, मतलब TCU और मैकाट्रॉनिक इंटरलिंक्ड है। ओके सर अब दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? ये जो गियर बॉक्स था ये 250 Nm टॉर्क संभालता था, ये वाला DSG TQ 200। अब सर इन्होंने पहले दिया पोलो GT में 1.2, पोलो GT जो 1.2 4 सिलेंडर थी, TSI थी, जो कि आती थी पहले, उसमें टॉर्क था 175। हाँ जी। उसमें DSG ने कुछ नहीं कहा, लोगों को कहा है, बहुत कम कहा है, रेशियो बहुत कम रही है, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या था कि 250 Nm टॉर्क में से अगर 175 माइनस कर दें तो DSG के जो फ्लाई व्हील है उसके पास एक 75 Nm का एक्स्ट्रा मार्जिन था, वो उसके झटके को संभाल लेता था, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम DSG में क्यों आई है, उनमें भी उसके पीछे सिर्फ ये रीजन नहीं है, एक और रीजन भी, उस पर हम बात करेंगे। अब सर 250 Nm टॉर्क संभालने की कैपेसिटी है, फोक्सवैगन ने गलती कर दी। आप वेंटो के, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो इसकी जो स्पेसिफिकेशन में जो पावर है वो इन्होंने 250 Nm बताई है, जो कि कम है। फोक्सवैगन की पावर को कैलकुलेट मेजर करने की जो है टेक्निक, दैट इज डिफरेंट। वो पावर कैलकुलेट करते हैं आपकी ड्राइव शाफ्ट पे, एक्सल पे। हाँ जी। मतलब क्या है कि अगर मैं क्रैंक शाफ्ट की पावर, मतलब जो इंजन से पावर निकल के आ रही है, उसमें और उसमें रहेगा डिफरेंस नेट का, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसमिशन में लॉस होगा। DSG पावर संभाला था 250 Nm, उसको डाल दिया शेर के आगे डीजल इंजन में 1.5 या उसके साथ में डाल दिया, उसकी रेटेड कैपेसिटी है 250 Nm। अब डीजल इंजन, एक तो पहली बात है डीजल इंजन की ये एक बड़ा एडवांटेज होता है कि डीजल जलता मुश्किल से है, बट वो जब जलता है तो उसका ब्लास्ट बहुत, डीजल में एनर्जी बहुत होती है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो सर सुंदर जी बनाएंगे कि पेट्रोल डीजल कैसे काम करते हैं, और डीजल के पास जो एडवांटेज है वो अलग लेवल पर। डीजल में कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, और जो डीजल इंजन कर सकता है वो पेट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो 250 Nm उसको डाल दिया गया उसके साथ में। अब सर सीधी सी बात है कि आपने एक बेंच प्रेस की बात की थी, अब जिस बंदे की बेंच प्रेस लगाने की कैपेसिटी 80 kg की है, अगर मैं उसको हर टाइम 24 घंटे 80 kg की बेंच प्रेस या एक्सरसाइज लगाऊंगा या 90 kg लगाऊंगा, सर वो सस्टेन नहीं करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मसल टूटेगा उसका और ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है। अंडर ऑप्टिमम सिचुएशन ये होता है कि जो एक बंदे की पीक कैपेसिटी है उससे उसको आप कम पे काम करवाइए। फोक्सवैगन ने गलती कर दी। फोक्सवैगन ने क्या किया, इसको डाल दिया 1.5 TDI इंजन के साथ में 250 Nm टॉर्क, जो कि ऑन पेपर्स था बट असल में ज़्यादा था। उसके जो
क्रैंक शाफ्ट में जो शाफ्ट में पावर निकल के आती थी वो आती थी 260 to 270 Nm निकल के आती थी, जो कि जो मेरे ट्यूनर्स नोन है इंडिया के नाम ट्यूनर वो बताते हैं कि इनका टॉर्क बहुत ज़्यादा है जी सर। अब ऑब्वियसली बात है, अब एक बंदे की कैपेसिटी है 250, अंडर ऑप्टिमम कंडीशन अगर आपने लाइफ लेनी है तो उसको आप 200 या 220 230 तक काम करवा लो। हाँ जी, आप उसने को मार्जिन ही नहीं दिया उसको, पूरा पूरा वो 250 to 250 मेट करवा दिया उसको, और 260 270 में निकाल रहा है। सर हुआ क्या सर, लाइन लग गई डीएसजी के इशूज़ की। खराब होने की। नई गाड़ियों के 8-8 10-10 हज़ार किलोमीटर पे जो कर पा रहे हैं, लोगों के फ्लाई व्हील उड़ रहा है, 40-50 हज़ार फ्लाई व्हील उड़ रहा है, मतलब कि आवाज़ आने लग गई, आवाज़ ट्रैक्टर की तरह आ रही है। पता फ्लाई व्हील जब उस टाइम पर फ्लाई व्हील था 45 हज़ार का, 8 हज़ार में भी खुला मैंने एमयू का देखा है, वेंटो का भी देखा है। अब वेंटो के पास तो वैसे ही वेट है बहुत, हाँ जी, ऊपर से उसको टॉर्क ज़्यादा मिल गया इंजन के साथ में, सर उड़ने शुरू हो गए। सर इतना परेशान किया लोगों को। अब सर सीधी सी बात है, पहली बात तो फोक्सवैगन ने गलती क्या कर दी सर, जो फ्लाई व्हील होता है वो होता है वियर एंड टीयर पार्ट। टेक्निकल बताऊंगा, जैसे ब्रेक्स घिसती हैं, जैसे आपका क्लच घिसता है उसमें रिवेट्स होती हैं, उसके भी रिवेट्स होते हैं, रिवेट्स ठीक है, जो जैसे क्लच पैक जो आपकी क्लच प्लेट होती है उसमें रिवेट्स होती हैं, ऐसे जो फ्लाई व्हील है इसके बीच में जो ड्यूल मास के दो हैं स्प्रिंग लगा उसके बीच में प्ले आ जाती है, मतलब कि वियर एंड टीयर पार्ट है। ये वियर एंड टीयर वर्ड फोक्सवैगन ने गलती ये कर दी, जिन्होंने बनाया, जब टॉप मैनेजमेंट में जो इंडिया में भेजा गया बाहर से बनाकर, किसी को कम्युनिकेट नहीं किया गया, सेल्स पर्सन को भी नहीं पता था कि ये वियर एंड टीयर पार्ट है, ये खराब होना ही होना है। अब कोई बंदा ये बोल दे कि ये ब्रेक्स लाइफ टाइम है, मतलब कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। ब्रेक्स लाइफ टाइम हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्लच लाइफ टाइम हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, पानी 100 डिग्री पर बॉयल ना करे, स्टीम ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो वियर एंड टीयर पार्ट है वो खराब ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। फ्लाई व्हील जो चीज़ है, चाहे आप टेक्निकल हैं, कमेंट आएंगे नेगेटिव आएंगे, बट मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी मैनुअल गाड़ियां हैं, बेस्ट सेलिंग है, चाहे वेंटो है, पोलो है, जब उसका क्लच ओवरऑल किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो फ्लाई व्हील भी घिसा होता है, फ्लाई व्हील पर भी लेथ मशीन से कट लगाया जाता है, जहाँ वो कट 1-2 बार लगता है, तीसरी बार फ्लाई व्हील चेंज करना पड़ता है। एप्लीकेबल टू एवरी, जितने टेक्नीशियंस हैं जो भी हैं सब, कोई डिनाई नहीं करेगा। मैं ओपनली चैलेंज के साथ में बोल रहा हूँ, फ्लाई व्हील हर एक का उड़ता है, मैनुअल का भी उड़ता है। आप 1-2 बार क्लच करवा लोगे, चौथी 5वीं बार आपको फ्लाई व्हील चेंज करना पड़ेगा। जो हाँ आपके पास पोलो मैनुअल है, सस्ता होता है फ्लाई व्हील, बहुत कम घिसता है, हीट मार्क्स आते हैं उसमें, वो लेथ मशीन से कट लग के वो चल जाता है काम। डीएसजी में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि वो ड्यूल मास है, बहुत बड़ा है, लुक कंपनी का शैश का आता है वो, महंगा भी है ऑब्वियसली, अब उसकी कॉम्प्लेक्स वर्किंग होगी। तो सर अब उसको तो घोड़ चूहे को डाल दिया आपने शेर के आगे। बेचारे की कैपेसिटी है 250, ऑप्टिमम कंडीशन में तो आपको उसको पीक लेवल पर 24 घंटे काम नहीं चलाने से, ऊपर से इंडियन रोड की कंडीशन एडवर्स और अनफॉरगिविंग, ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, 5 लोग बैठे हुए हैं पहाड़ी इलाके में, हुआ आप 250 Nm वो टॉर्क संभाल रहा था सर, ओवरवर्क कर रहा है, ओवरहीटिंग भी उड़ना शुरू कर दिया। देखिए सर, आप ब्रांड की तारीफ करिए, जहां बात गलती की आ गई, जहां आपने एक ब्लंडर कर दिया, क्रिटिसाइज करना बनता है। मेरे को बहुत गुस्सा था फोक्सवैगन में, मैंने जो मेरे नॉन सेल पर्सन है, मैं एक ही बात बोलता है, भाई इसको मत बेचो, जब तक इसका कोई फिक्स नहीं आता इसको मत बेचो। ये क्या करेगा भाई, लोगों को करेगा तंग। मैं तो सर इतनी बात बोलता था लोगों को, जिसको आपको दुश्मनी निकालनी है ना उसको आप डीएसजी ले दो। सॉरी सर, देखिए अब ये बात सुनकर आप डरना मत, क्योंकि जब मैं 2.0 गाड़ी एसोसिएट करूंगा उसमें इमेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो क्यों, एक्सटेंसिवली बताऊंगा आपको। ये मैं डीजल की बात कर रहा हूँ। आज अगर आप मेरे को, अगर आज वर्टुस डीजल में आती, बड़े इंजन के साथ में या सेम इंजन के 1.5 के साथ में आती, 250 Nm साथ में आती, अगर आप पूछते मैं साफ मना कर देता सर मत लेना, डीजल के साथ में मत लेना उसको, स्टेटमेंट। अब सर फोक्सवैगन को लेटर रियलाइज हुआ कि 2016 में 17 में कि यार इसमें तो प्रॉब्लम है। उन्होंने जी टीपीआई रिकॉल बुलाया उन्होंने कि हम जी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब सर क्या होता है कि अगर हमने इंजन की पावर को छेड़ना तो हमें ईसीयू रीमैप करना पड़ता है। अगर आपको ट्रांसमिशन के साथ में कुछ करना तो आपको टीसीयू को रीमैप करना पड़ता है, टीसीयू को, ट्रांसमिशन वाले को। तो सर क्या किया उन्होंने, फोक्सवैगन ने कुछ नहीं किया था, फिक्स क्वेश्चन निकाला था, टीसीयू को रीमैप कर दे, इंजन की जो पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ड्राइव शाफ्ट पर 250 Nm पर। जिससे हुआ क्या, थोड़ी सी लाइफ एक्सटेंड होगी। बट सर जिन लोगों के पास ऐसा, जिन्होंने डीएसजी बाद में ले देखा होगा, इनहेरेंट एक लैग आ गया था डीएसजी में।
अच्छा, बहुत कंप्लेंट थी कि power जब आप स्टार्टिंग से स्टॉल करते थे तो डीएजी खड़ा हो जाता था, मतलब कि जो स्टार्टिंग गाड़ी में एग्रेसिव था ना, उसी की एग्रेसिव नेचर चलेगी, ओके, क्योंकि उसको पावर को स्ट्रिक्ट करना पड़ा करिए थोड़ा सा। फोक्सवैगन को, स्कोडा में भी करना पड़ा, उसमें भी करना पड़ा। परसेंटेज तक। जो एक पोलो जीटी टीएसआई में या स्टार्टिंग और लॉर्ड में एग्रेसिव थी ना, कि आप एक्सीलेटर को पैर रखने से पहले ब्रेक से पैर डाला वो निकलता था ना, वो चीज बंद होगी तो खड़ा स्टॉल हो जाता था, 1-2 सेकंड का वो लेता था, टाइम लेता, लैग लेता, उसके बाद देन इट वाज गुड टू गो। और थोड़ा सा वो रिलक्टेंट हो गया था शिफ्टिंग में, वो था गियर बॉक्स को सेव करने के टीसीयू का सॉफ्टवेयर फोक्सवैगन ने चेंज किया। सर अब डीजल का हीरा तो है नहीं, ठीक है। अब सर इसमें क्या होता था कि लोगों का अब फ्लाईव्हील भी खराब होता था। फ्लाईव्हील पहले तो था 45-50 हज़ार का, फोक्सवैगन ने तो पहली बात है भाई साहब वारंटी में चेंज कर दिया उसको, फिर उसका रेट कम कर दिया गया 20-22 हज़ार पे, 17 हज़ार पे कर दिया गया। हाँ जी। बट सर अब हुआ क्या कि आवाज़ आनी शुरू हो गई, तो दिक्कत क्या होती है, अगर आप फ्लाईव्हील को टाइमली चेंज नहीं कराते तो वो करता था क्लच खराब कर देता था उसका, मल्टी क्लच। DSG 2 DQ200 में एक फ्लाईव्हील उड़ता था और कुछ 2-3 बार फ्लाईव्हील के बाद में वो क्लच मल्टी क्लच उड़ाता था, जो कि 60-70 हज़ार रुपये का था। सर मैंने ये चीज़ें देखी हैं, फ्लाईव्हील भी उड़ा है, लोगों के पैसे लगे हैं बहुत, रीज़न कुछ भी नहीं होता था, और मल्टी क्लच भी उड़ाया। तो अल्टीमेटली सर अगर फ्लाईव्हील भी चेंज करती है, मल्टी क्लच भी पता चला फिर भी प्रॉब्लम रेक्टिफाई, फिर मैकेट्रॉनिक यूज चेंज करना पड़ता था। वो तो सर फिर गियर बॉक्स ही वो मतलब कि मैकेट्रॉनिक की कॉस्ट ही 1.5 लाख थी। ये था सर ग्रे एरिया। देखो सर हम यहाँ पे देखिए सर 5 वीडियो देखकर आप ये मत कहिए कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे, जरूरी भी है। जो ग्रे एरिया है सर हम रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए सर हमें ब्रांड से कुछ नहीं लेना, सर फोक्सवैगन ने हमें कुछ नहीं ना दिया। कल को मेरी सर मैं गाड़ी जाता हूँ, मैं पैसे देकर ही सर्विस कराता हूँ, मैं 10 गाड़ियाँ भी बिकवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, कोई आज तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई नहीं पूछता। हमारा सर लिटरली मानिए, हमारा मेरा सुंदर जी कोई ऐसा मोटिव नहीं है। वी जस्ट लव टू टॉक ऑन द ऑटोमोबाइल एंड वी आर जस्ट स्प्रेडिंग द हैप्पीनेस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मैंने टी रॉक की ना एक वीडियो में भी मैंने दक्ष के साथ वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला है कि मैंने 2-3 लाख ना साइड पे रख देना है कि जब इसका नहीं सुंदर जी, नहीं आपको घबराने की, सर मैं आपको बताता हूं, मैं थोड़ा सा ये सर देखिए, जिनको DSG है, जिनको लेनी है सर, उनको चाहे वीडियो जितनी मर्जी लंबी चले, यू हैव टू लिसन, ठीक है, लोग सुनेंगे भी। इतनी एक्सटेंसिव डिटेल सर देखो मैं कौन होता बोलने वाला, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, बट मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज, मेरी रिसर्च तो चलो मेरे को, मैं कौन सा इंजीनियर हूँ, बट जो पता है ऑथेंटिक, कोई डिनाई नहीं करेगा। आप कहीं से भी मास्टर लेवल टेक्नीशियन से आप बात करिए, दे विल सील विद कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये रियल टाइम फीडबैक आपको कहीं मिलेगा नहीं। सर अब ये था डीजल का हीरा, तो चलो फिक्स निकाला उन्होंने। DSG खराब होने के 2 रीज़न थे सर जो निकल के आए हैं, 3 रीज़न मानिए। एक तो हो गया कि नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता सर, मशीन है, इंजन में फॉल्ट आ जाए, ट्रांसमिशन में फॉल्ट आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक सर उसका जो प्री मैच्योर फेलियर था आपके फ्लाईव्हील का, या उसकी वजह से क्लच पैक खराब हो रहा है, एरर आ रहा है, जहाँ अल्टीमेटली आपका गियर बॉक्स का जो ब्रेन है मैकाट्रॉनिक वही खराब हो गया। तो सर वो इश्यूज थे, फोक्सवैगन ने चलो थोड़ा सा काम किया उसके ऊपर। सर एक DSG पर एक इशू आता था कि जब वाटर लॉगिंग होती थी ना, या नीचे जो पानी आपकी नंबर प्लेट या कार के जो व्हील है उसके लोअर से जब ऊपर होता था, जब क्योंकि सर ट्रांसमिशन होता है सबसे नीचे, ऑयल सम के बराबर ट्रांसमिशन का लेवल होता है, बैटरी जो आपकी बैटरी है ना कार की, उसके नीचे आता है ट्रांसमिशन, वो चाहे मैनुअल है चाहे DSG है। तो सर DSG का जो मैकेट्रॉनिक यूनिट जो आपका जो गियर बॉक्स था जो नीचे था बिल्कुल ना, उसके बीच में जो सील जो थी, जिसको हम जैन बोलते हैं या गैस्केट बोलते हैं ना, दिक्कत क्या आई सर, उसमें क्या करता था, जैसे ही वाटर लॉगिंग में गाड़ी निकलती थी पानी में, तो वो पानी अंदर जाता था, क्लचेज में घुसता था या फ्लाईव्हील में घुसता था, और वो उसको खराब कर देता, शॉर्ट कर देता, मैकेट्रॉनिक यूनिट तक खराब हो गए। मुझे नहीं पता फोक्सवैगन ने ये चीज़ क्यों नहीं देखी। टेस्टिंग मुझे सब पता, देखिए सर आप मतलब कि दे हैव जस्ट गॉन मैड आउट ऑफ नट्स। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर, आप इंडिया में तो बड़ी कॉमन है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर आपको पता है कि वाटर लॉगिंग में दिक्कत है, या ऐसा था सर जो वीर एंड टीयर या प्रीमेच्योर फेलियर की वजह से DSG नहीं खराब हुए थे, बाकी केसेस में जितने भी खराब हुए हैं वो हुए हैं जब पानी से गाड़ी निकली है। क्योंकि मैं जब जैसे ही सर पंजाब में क्या होता था, क्योंकि मैं गाड़ी ऑब्वियसली सर मेरे पास 2-3-4 गाड़ी हैं, मैं जब सर्विस सेंटर जाता था, जैसे ही मानसून का सीजन आता था ना सर, वो कहते थे कि आज सीजन चल रहा है DSG का भी, पैसे बढ़ रहे हैं, उधर से बारिश हो रही है सर, उधर से DSG की लाइन लगी हुई है जी,
DSG खड़े हैं सर, मैगाट्रॉनिक फॉल्ट दे रहा है, गाड़ी स्टॉल हो गई, खड़ गई। होता क्या था, सब पानी सक कर लेता था। फिर सर फोक्सवैगन ने रिकॉल बुलाया, TPI रिकॉल बुलाया 2017-18 में। उन्होंने क्या किया, जो उसकी सील थी, गैस्केट, हाँ जी, गैस्केट या जैन बोलते हैं, उसको एक्स्ट्रा पैकिंग और उसको बढ़ाकर उसको सील कर दिया उन्होंने। ओके। तो वो जो पानी वाली दिक्कत थी वो भी उन्होंने हटा दी, ये है उनका कहना। ओके। यस, उसके बाद में कम केसेस आए हैं, नहीं आए हैं। ये नहीं कह फ्लाईव्हील उसके बाद भी उड़े हैं, बट कम उड़े हैं। मतलब कहने का मतलब है कि DSG जो टॉर्क किंग था और सर्च निकालता था ना, उसके साथ में DSG का कॉम्बिनेशन कुछ बनता नहीं था। सर कहने का मतलब यह है कि अगर आज डीजल इरा होता तो मैं आपको ब्लंटली मना कर देता DSG के लिए। बट अब मैं पॉजिटिव साइड पे बात करूंगा। अब फोक्सवैगन ने TCU को रीमैप किया, उसके तो टॉर्क को लिमिट कर दिया ड्राइव शाफ्ट पे, कम प्रॉब्लम आई। वाटर बीडिंग और वाटर इनग्रेस की प्रॉब्लम को कम करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा जैन और गैस्केट लगा दी, पानी भी सक हो गया। हाँ सर, एक और रीजन भी आता था, कई बार क्या होता था, आप जा रहे हो नीचे से कुछ स्टक कर गया, पॉट होल जहाँ बट्टा लग गया, तो सर क्या होता था, उसके ना सेंसर की जो कपलिंग है वायर की नीचे होती थी, वो कई बार अगर डैमेज होगी तो उससे भी DSG खराब हो जाता था। इसके अलावा सर देखिए, एक्सपीरियंस तो इसके जैसा था नहीं, गियर एक्सपीरियंस, वो तो टेक्नोलॉजी के मामले में इट्स माइल्स ओवर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इसका बाहर से कोई काम भी नहीं कर सकता। आप बाहर से फ्लाईव्हील चेंज करा लोगे, बट मल्टी क्लच पैक को चेंज करने के लिए किसी के पास टूल्स ही नहीं है बाहर, तो आपको कंपनी में जाना पड़ता था पैसे खर्चने पर। इसने बहुत खून चूसा लोगों का। हाँ, वो डिपेंड की आपका वो है फ्लाईव्हील है कि ड्यूल क्लच है। अब सर मैंने इसके ग्रे एरिया पे बात की है, जो DSG के क्यूरीज हैं आपको मेरे ख्याल से, क्योंकि सर मेरे को डीजल की बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि गियर बॉक्स बहुत पीछे से आ रहा है, तो इस पर बात करना जरूरी था ग्रे एरिया पे। इवॉल्व होती रही है टेक्नोलॉजी इस पे। सर अब हम इसके पॉजिटिव्स पर, एक मूनलाइट पर और एक अच्छी चीज़ पर बात करते हैं। वो ये था, ये 1.2 TSI के साथ में आया, उसमें प्री मैच्योर फेलियर की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स के पास सवा लाख 1.5 लाख किलोमीटर चली पोलो है GT, उसमें कुछ नहीं कहा इस गियर बॉक्स में। उसका रीजन सर सीधी सी रीजन की बात है सर, टॉर्क उसका 175 है, तो वेल अंडर लिमिट है, तो नहीं खराब होता। अब सर इससे आगे निकल जाऊं, अब आप सर्च करिए सर, जो आपकी ऑक्टेविया 1.8 TSI, सर इतना बड़ा इंजन है 1.8, उसका 175 bhp सर, उसके साथ भी फोक्सवैगन ग्रुप ने, आई थिंक सर मेरे को पता नहीं है, जो 60 भी 1.8 TSI आती थी ना, उसके साथ भी इन्होंने DSG DQ200 दिया है, और जो कि सर उसमें 170 bhp थे 1.8 TSI में आपकी नहीं ऑक्टेविया में। फोक्सवैगन ने उसको लॉन्च किया था TCU को रीमैप करके, उसके टॉर्क को रिस्ट्रिक्ट करके 250 Nm। अच्छा, टॉर्क रिस्ट्रिक्ट कर दिया, टॉर्क को TCU से रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको 250 Nm। अभी आप सर सर्च करिए ऑक्टेविया 1.8 TSI, आपसे शॉक हो जाएंगे कि 1.5 TSI भी 250 Nm निकाल रहा है, और 1.8 भी 250 Nm निकाल रहा है, बट वो 1.8 जो 250 निकालता है वो 1200 RPM पे निकालता था। ऑब्वियसली सर, क्योंकि CC का एडवांटेज है ना उसके पास, उसी पे आपको मिल गया पीक, आपको पीक टॉर्क 1200 RPM मिल गया। मतलब कि उन्होंने फोक्सवैगन उसको 250 Nm निकलवाया 1200 RPM पर DSG DQ200 के साथ में। मेरी ये वीडियो बनाने से पहले मुझे पता था, एक लास्ट कंफर्मेशन और सील लगवाने के लिए मैंने 3 टेक्नीशियन से बात करके मैं आया हूँ। मैंने उनसे पूछा कि स्कॉडा से भी पूछा और वो भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि आज तक हमने DQ200 जो 1.8 TSI के साथ में आता था बिल्कुल नहीं खुला। उनका खुला जिन्होंने अब्यूज़ किया बहुत ज़्यादा, बट जैसे ही टॉर्क कन्वर्टर चला है, लाइफ दी है, ऐसे ही उसमें DQ200 चला है। मतलब कि अपने काफ़ी बड़ा इंजन जो अभी 1.5 दे रहे उससे बड़े इंजन में ही आया है, इसने प्रूव किया है उस चीज़ को, और उसमें प्रॉब्लम नहीं दी। टेक्नीशियन से सर देखिए, मैंने कहा रूल्स चेंज हो गए यहाँ पर। DQ200 नोटोरियस रहा है डीजल्स के साथ में। क्यों रहा है? क्योंकि डीजल्स में इनहेरेंट पावर सर्ज होता है। डीजल बेस्ड ऑन द डीजल की अवेलेबिलिटी, सीट इन वैल्यू, उसकी ना रोज का नेचर ही डिफरेंट होता है। क्योंकि डीजल का, जिनके पास डीजल गाड़ी, मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें भी है। डीजल में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि डीजल में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है एज ए फ्यूल। हम इसके ऊपर केमिस्ट्री को लेके आएंगे, बात करेंगे। तो डीएसजी का कुछ भी फिक्स नहीं होता, सॉरी टीडीआई का कुछ भी फिक्स नहीं है। वो बहुत धक्का, अलग अलग आरपीएम पर धक्का मारता है, उसमें ट्रांसमिशन जो सर्ज आता है ना, झटका मारता है,
वो डीजल में बहुत है। टाइम पेट्रोल टू टाइम फ्लाईव्हील चेक करवा लिया जाए, मतलब ऐसे कर सकते हैं फिर? नहीं, आपको मैं उस पर आता हूँ। तो सर देखिए, DSG के साथ में बिग नो, विद पेट्रोल यस। अच्छा। नाउ वाई यस, मैंने आपको पहले बताया, आपको मतलब मैंने आपको 1.8 TSI इंजन के साथ में दिखा दिया कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं। बड़े इंजन के साथ में मैंने आपको बता दिया दिस इज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, आप जाइए बात करिए। मैं इसका मतलब ये नहीं है लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, जिसको प्रॉब्लम आनी है वो मैनुअल में भी आई है। अच्छा। आप गियर बॉक्स एक ऐसी चीज होती है, आप चाहे मैनुअल हो ऑटोमेटिक हो, आप 10,000 किलोमीटर में उसको उड़ा सकते हो, चलाने के लिए आप 10 लाख किलोमीटर भी चला सकते हो। अगर आप अब्यूज करने पे आ गए तो सर मैंने शुरू किया इसमें, मैं 1.2 इंजन और 1.8 इसलिए लेके आया, इरेलीवेंट नहीं था, क्योंकि जिन इनके साथ में इंजन, पेट्रोल इंजन के, गैसोलीन इंजन के साथ में जो आया है 1.8 के साथ में, मेरी जो मास्टर टेक्नीशियन से बात हुई है, जहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस, जहाँ मैंने जितना सर्च किया ज़्यादा कुछ बोला नहीं है। हाँ ठीक है, अब 50-60 में से एक आधे को हो गया सर। अगेन उसमें भी वाटर इनग्रेस का रीजन रहा होगा, अब्यूज रहा होगा, एक्सटर्नल फैक्टर या डैमेज रहा होगा, बट प्री मैच्योर फेलियर, मैकाट्रॉनिक फेलियर या वो प्रॉब्लम नहीं आई उसमें, बहुत कम चेंज हुए हैं, हुए ही नहीं है। मैंने तो सर, मैंने जो मैनेजर थे, सर्विस मैनेजर थे, उनसे बात की, कहते हैं हमने कभी लुधियाना में, कहते हैं आई है हमारे पास TSI 1.8, हमने कभी चेंज ही नहीं किया कभी उसका। ठीक है, तो जो मेरे टेक्नीशियन से फोक्सवैगन बात की, वो कहते हैं जी जो 1.2 TSI वेंटो आई है या 1.2 पोलो GT TSI आई है, उसके बाद बहुत रेयर चांस रहा है अब्यूज़, बहुत गंदे लेवल का अब्यूज़ हुआ है, जहाँ पानी गया है या हिट हुआ तब हुआ है, बट प्री मैच्योर फेलियर की इशू नहीं आया। अब्यूज़ का क्या मतलब है यहाँ पे? सर अब्यूज़ का मतलब ये होता है कि देखिए सर, अब फोक्सवैगन है तो लोग फिर चलाते भी उस हिसाब से ना। सर ऐसा होता है कि अब्यूज़ का मतलब ये होता है कि कई लोगों को कम गियर पर हर वक्त रेड लाइन, एक होती है किक डाउन एक्सेलरेशन जी, किक डाउन एक्सेलरेशन जैसे हम ड्रैग रेस मारते हैं। सर अब्यूज आप एक बहुत रिलायबल इंजन को भी करोगे, फ्रीक्वेंटली करोगे तो इट विल गिव अप। अब्यूज आप अगर एक सबसे दुनिया के सबसे रिलायबल मैनुअल गियर बॉक्स भी करेगा तो इट विल गिव अप। मैंने मेरी गाड़ी का 3.5 लाख किलोमीटर ट्रांसमिशन ना कभी ऑयल चेंज हुआ, मेरा कभी प्रॉब्लम नहीं आई। बट सेम एक पोलो GT TSI मेरे एक है, वो उसका काम ही उसने अब्यूज़ करना है। एक लड़का है हमारे सर्कल में, उसने तो 50,000 किलोमीटर पे गियर बॉक्स खोल दिया था। मतलब कहने का मतलब है सर, एक चीज़ को लंबा चलाने के लिए भी रीज़न होते हैं और जल्दी ख़राब करने के भी रीज़न होते हैं। अब्यूज़ का मतलब ये आता है कि आप हर टाइम उसकी जान निकाल रहे हो गाड़ी की, आप हर टाइम उसको रेड लाइन कर रहे हो, आप किक डाउन एक्सेलरेशन में क्या होता है, फोक्सवैगन किक डाउन में किक डाउन वो आता है, मोड एक्टिवेट होता है वहां पर। इसका एग्जैक्ट टर्म क्या है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा उसको, लॉन्च कंट्रोल। यस, लॉन्च कंट्रोल। ओके, आपने लॉन्च कंट्रोल वर्ड सुना होगा। लॉन्च कंट्रोल मोड सर आप गूगल पे सर्च करिए। लॉन्च कंट्रोल मोड ये होता है, फोक्सवैगन में एक एडिशनल सर्च का मैप है इसमें। अच्छा। जब आप नॉर्मल आपकी DSG गाड़ी में जब आप ब्रेक पैडल को होल्ड करके रखते हो और राइट पैडल को पूरा दबाते हो तो उसमें स्कोडा ऑक्टेविया RS में एक मैसेज आता है लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेटेड। ठीक है। आप उसमें क्या होता है कि गाड़ी आपको उठा के मारती है पीछे, ज्यादा RPM पर वो लॉन्च कराएगी DSG करो। तो अगर आप हर टाइम उसको लॉन्च कंट्रोल पे कर रहे हो, आप हर टाइम उसको अब्यूज कर रहे हो, आप हर टाइम उसको टिपट्रॉनिक मोड पे 4,000 5,000 को खींच दिया, डाउन कर दिया, नीचे कर दिया, मतलब उसको सांस नहीं आती सर। वो अब्यूज करने वक्त तो कोई मशीनरी इट विल गिव अप। ठीक है, अब सर आते हैं हम मेन बात पे, मुद्दे के ऊपर। सर मुझे लगता है कि मैंने इसके ग्रे एरिया पे बात कर ली और 1.8 TSI इसलिए बात की क्योंकि मैंने बता दिया कि बड़े इंजन पर ठीक रहा है। 1.5 में भी सर जो जितने भी DSG बड़े इंजन्स में DSG DQ 200 लगाया गया है TSI इंजन के साथ में, उसको TCU को वेल अंडर कंट्रोल्ड मैनर में मैप करके रीमैप करके ही दिया गया साथ में। इन्होंने DQ 200 को डीजल के साथ मैप इसलिए नहीं किया था क्योंकि फोक्सवैगन को शायद पता नहीं था, शायद बेवकूफ़ी कर दी गई है, तो 250 से ऊपर टॉर्क नहीं निकाला था, मतलब पोटेंशियल को अंडर कर दिया हमने। तो जो 1.5 जो है मेरी बात हुई है तो वाटर इनग्रेस की प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, और वैसे भी पेट्रोल चाहे वो टर्बो हो उसमें पावर सर्ज की दिक्कत नहीं आती। तो कि जो इंजन की ड्राइव शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट होती है वो उस हिसाब से उसको धक्का नहीं मारती, ट्रांसमिशन को शॉक नहीं देती जितना धक्का मारता है। मतलब ड्यूल मास फ्लाईव्हील आपको ज्यादातर डीजल गाड़ी में लगाना पड़ता है शॉक पावर सर्ज की वजह से, मतलब लो RPM पावर सर्ज की वजह से। पेट्रोल इंजन की नेचर होती है ज्यादा RPM पे काम करना, ज्यादा RPM पर
जिस स्पीड पर इंजन घूम रहा था उसी स्पीड फ्लाईव्हील घूम रहा था, तो जब उस पॉइंट पर वो मिलते हैं तो वो क्लच स्लिप नहीं करता, जी, क्योंकि अगर हम भाग रहे हैं किसी को पकड़ना है तो हमें उसकी बराबर स्पीड में भागना पड़ता है, ठीक है। ट्रेन से अगर चलती ट्रेन में कूदते हैं तो पहले हमें उसे ट्रेन की स्पीड मैच करनी पड़ती है। डीजल में क्या होता था, आइडल पर है 15 में गया, वो उठा के मारता था पीक टॉर्क, वो उसको क्लच जो स्लिप होता था फ्लाईव्हील उड़ा देता था उसको। 1.5 के साथ में चाहे वो टाइगून है, वर्टूस है, आप आंखें बंद कर के लीजिए, उसके पीछे रीजन ये है, एक तो पावर डिलीवरी उसकी लीनियर है जी। मैं फिर से कह रहा हूँ, डीजल इंजन के साथ अपना एडवांटेज है, जो डीजल इंजन आपको लो एंड पर टॉर्क दे देता है, पेट्रोल इंजन नहीं दे सकता। माई सेल्फ बीइंग ए डीजल लवर, मैं इस चीज़ को मिस करता हूँ। तो आंखें बंद करके आप 1.5 DSG लीजिए, टाइगून, स्लाविया, वर्टूस, कुचैक। वाटर इनग्रेस की प्रॉब्लम इन्होंने खत्म कर दी है, और सबसे बड़ी बात है कि अब वारंटी आपके पास 7 ईयर्स की है। मैं इस पे आने वाला था, बता ठीक है, हाँ प्लीज आइए सर। अब देखिए, जिनकी अराउंड 15 से 20 हज़ार गाड़ी साल की चल रही है, या एक नॉर्मल है जो ना, चाहे आप सिटी में भी हो सर, 7 ही साल की वारंटी, 4 ईयर स्टैंडर्ड आ रही है, बाद में आप एक्सटेंड करवा सकते हो, तो 1.5 लाख किलोमीटर तक है। तो सर वारंटी में तो ऐसा होता है ना सर कि गाड़ी कंपनी की ही है ना। आपको पहली बात है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वारंटी का मतलब हम सब इसीलिए, हाँ, जो गाड़ी ले रहा है वारंटी जरूर एक्सटेंड कराइए, चाहे वो जर्मन है, चाहे वो जापानीज है, कोरियन है, उसमें एंजाइटीज खत्म हो जाती हैं। कोरियंस शायद वारंटी नहीं देते TCT की। एक चीज नहीं सर, देते हैं, वो IMT की नहीं देते। जो वाटर का आपने बताया कि वाटर इनग्रेस में आ जाती है प्रॉब्लम, अभी तो आपने बोला कि गैसकेट उसकी बढ़िया कर दी है। हाँ। भगवान ना करे, जैसे मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जब बारिश आती है तो बाढ़ की खबरें हम सुनते हैं जी। कहीं पे भी आ सकती है। वैसे मैंने कुछ स्टेट्स के ऐसे नाम लिए हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है ओके, तो इसमें वारंटी कवर मैं बताता हूँ कुछ आपको इसमें। हाँ सर, जो ट्रांसमिशन का कैसा भी लॉस है, अब तक देखिए अगर वाटर इनग्रेस हो रहा है तो वो कस्टमर की तो गलती है नहीं, वो तो ब्रांड की गलती है। अगर एक ब्रांड कर दे कि आपको पानी से निकालनी है, डेट विल बी क्वाइट, ये वर्दी या वो नहीं रहेगा, एथिकली ठीक नहीं। ब्रांड इसमें तो नेचुरल कैलेमिटी बोलेंगे, नेचुरल कैलेमिटी नहीं, मतलब अगर हम ये कहें कि ये पानी से निकली तो खराब हो जाएगी, तो ये अनएथिकल चीज़ है ना। तो क्योंकि बाकियों के ऐसा नहीं होता, तो सर इसमें क्या होता है, आपके पास डबल प्रोटेक्शन होती है यहाँ पे। वैसे तो ये वारंटी में कवर्ड होती है सर। एक जब आप हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना, उसमें एक होता है इंजन एंड ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन का एक एडिशनल एड ऑन कवर होता है। बहुत सही। उसमें क्या होता है कि इंजन का जो पानी जब घुसता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक डैमेज, हाइड्रोस्टैटिक लॉक। तो उसमें क्या होता है कि वारंटी नहीं मिलती, बट हाइड्रोस्टैटिक लॉक में जो डैमेज होता है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी करके देती है। बट जो उसमें हम प्रोटेक्शन, इंजन ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन लेते हैं एडिशनल प्रीमियम देकर, तो उसमें ट्रांसमिशन भी कवर होता है। तो उस केस में आपके पास ड्यूल प्रोटेक्शन है कि आपके इंजन के साथ में अगर वाटर इनग्रेस ट्रांसमिशन में आता है तो वो आपका कवर हो जाएगा वहाँ पर। बट जो कैसी भी अगर प्रॉब्लम रही है, डैमेज को छोड़, फिजिकल डैमेज को छोड़ के, तो वो फोक्सवैगन और आपकी स्कॉडा कवर करके दे रही हैं। तो वारंटी के बीच में तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप दिल खुलकर और बेझिझक गाड़ी चलाइए, 1.5 लाख किलोमीटर, और थ्रिल लीजिए उसका, जैसे मर्जी उसको करिए। और वैसे भी सर आपको कॉन्फिडेंस मैं DSG का इसलिए देना चाहूँगा कि वही जो मैंने पहले बात की है, 1.5 के साथ में लीनियर एक्सेलरेशन है। प्री मैच्योर फेलियर का इशू 1.8 में भी नहीं था, इसके साथ भी नहीं रहेगा। और बाकी फोक्सवैगन ने कहा है कि हमने कमियां निकाली हैं, या कुछ आपको बोल देंगे ये गियर बॉक्स डिफरेंट है, कोई गियर बॉक्स डिफरेंट नहीं है, सेम गियर बॉक्स है जो पोलो GT में आता था डीजल के साथ। वो DQ200 इज DQ200, उसके 2 वर्जन तो है नहीं, एक ही है। वो अगर प्रॉब्लमेटिक था तो उसका पेरेंट यही है, ठीक है। बट आप लीजिए, जिसको थ्रिल चाहिए, जस्ट गो फॉर आईज क्लोज एंड जस्ट गो फॉर 1.5 TSI विद DSG। टॉर्क कन्वर्टर सुपर रिलायबल,